हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबके आपके अपने चैनल SSC UPSC PDF.com पे। तो गाइस, हमारा लास्ट सेशन किसके बारे में था? वो था अबाउट दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत का कैसे पतन हुआ, किस तरीके से दिल्ली सल्तनत खत्म हुई और फिर राज शुरू हुआ मुगल पीरियड का। तो ये सेशन चल रहा है हमारा मेडिवल हिस्ट्री में अबाउट। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल पीरियड के बारे में। और जिन बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, गाइस पहले जाके पुरानी वीडियोस भी विजिट करना। लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एज यू नो, नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी नोट्स हैं वो सारे आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और वेबसाइट है sscupscpdf.com। तो गाइस चलो आज के सेशन के बारे में बात करते हैं कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल पीरियड के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था बच्चों, कि जब दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी, और जो उसके लास्ट रूलर थे वो कौन थे? वो थे इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी की जो है फाइट हुई बैटल ऑफ पानीपत, और किसके साथ हुई थी? वो हुई थी बाबर के साथ। और जिस लड़ाई में इब्राहिम लोधी हार गए थे और बाबर जीत गए थे, इसके बाद वहीं से चैप्टर क्लोज हो जाता है दिल्ली सल्तनत का, और एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू होता है हमारी हिस्ट्री में, और वो है मुगल पीरियड के बारे में। अब मुगल पीरियड यानी मुगल काल के बारे में तो आप सबने सुना होगा, देखो बहुत फेमस है। इसके बारे में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? बाबर के बारे में, शाहजहां के बारे में, जहांगीर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, अकबर के बारे में, जो इतने ज्यादा फेमस रहे हैं रूलर्स, जिनके बारे में बहुत सारे सीरियल्स भी बनी हैं, जिनके ऊपर मूवीज भी बनी हुई है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज रहने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि ये सारे नेम्स आपके लिए कहीं ना कहीं फेमिलियर है, और जहाँ भी चीजें फेमिलियर होती हैं उन्हें पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं अबाउट मुगल पीरियड, और देखते हैं इसमें हम क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। और पढ़ेंगे ऐसे कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक एक क्वेश्चन जो बने वो आपको पता चले। तो बच्चों, मुगल पीरियड की शुरुआत हुई थी जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। तो 1526 में जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ और जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, तो वहीं से शुरू हो जाता है हमारा मुगल एम्पायर। अब देखो, जिस तरीके से हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी उसमें भी अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था हमने। इसमें पढ़ेंगे हम रूलर्स के बारे में। इसमें हमें अलग अलग डायनेस्टीज नहीं पढ़नी है बच्चों। डायनेस्टी क्या होता है? एक तरीके से कि एक वंश, कि मतलब उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, अच्छा चलो उनकी डायनेस्टी खत्म, अब किसी ने उनके पूरे परिवार को मार दिया, फिर आगे नेक्स्ट डायनेस्टी। अंपायर अलग चीज है। अंपायर के अंदर सब कुछ आ जाता है कि कौन कौन से रूलर आए, वो सारे आएंगे अंपायर के अंदर। तो हम अब पढ़ रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में, कि इसके अंदर कौन कौन से रूलर आए, किन किन लोगों ने यहाँ पे राज किया। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके फाउंडर कौन है, किसने इस एम्पायर की स्टार्ट की थी, वो है मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। बाबर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, उनका पूरा नेम है मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। उसके बाद कौन से रूलर आए? उसके बाद आए हुमायूं, देन नेक्स्ट हमारे अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां एंड देन औरंगजेब। तो मुगल एम्पायर में बच्चों हम इन 6 रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में नॉलेज लेंगे कि उनका क्या कार्यकाल रहा, क्या चीजें उन्होंने खास की, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स के लिए यहाँ से बनते हैं। सारी की सारी चीजें हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमें क्लास में मजा आए और फ्रूटफुल लगे हमारी क्लास, कि हाँ हमें कुछ आया है। तो अब बात करेंगे अबाउट मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, जो थे इस डायनेस्टी के फाउंडर। देखो, मैंने आपको स्टोरी तो बता दी है कि मोहम्मद जहीरुद्दीन किस तरीके से इंडिया में आए, क्योंकि वो इंडिया में तो रहता नहीं था। तो ये ही है जिन्होंने मुगल एम्पायर की नींव रखी इन इंडिया। अब क्या हुआ था कि जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ फर्स्ट, तो ये इंडिया में आए। अब जिन लोगों ने इन्होंने बुलाया था, किन लोगों ने बुलाया था बाबर को? जैसे कि दौलत राम लोधी ने और मोहम्मद लोधी ने, राणा संघा ने, इन सब ने मिलकर बाबर को बुलाया था कि भाई तुम आके ना इसको डायनेस्टी को खत्म कर दो। उन्होंने क्या सोचा कि बाबर का तो काम क्या है? बाबर तो सिर्फ लूट मचाता है,
आएगा, उसको हराएगा, यहाँ पे लूट मचाएगा, थोड़ी बहुत तबाही करेगा, चला जाएगा। फिर तो दिल्ली हमारे हाथ में है भैया, फिर हम करेंगे दिल्ली पे राज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग वेट करते रहे, अरे भाई बाबर अब जाएगा, अरे भाई बाबर अब जाएगा। अरे बाबर तो जाए नहीं, बाबर का तो मन लग गया इंडिया में। वो सोचे यार चलो कभी तो जाएगा, कभी तो जाएगा। बाबर लेकिन इंडिया छोड़ के गया ही नहीं। उसे इंडिया पसंद आ गया इतना कि उसने सोचा दिल्ली पे तो अब मैं ही राज करूंगा, इस भारत पे राज मेरा ही होगा। तो कहीं ना कहीं उन तीनों ने किसके लिए गड्ढा खोदा था? इब्राहिम लोदी के लिए। लेकिन खुद ही उसी गड्ढे में गिर गए, क्योंकि दिल्ली भी गई हाथ से और चाल भी चली, सबकी नजरों में भी आ गए, यानी सब मट्टी पलीद हो गई उन सब की। तो मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर है, जब ये इंडिया में आए तो यही बने ईस्ट मुगल एम्पायर के फाउंडर। अब बच्चों इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में, यानी कि देखो कितने प्यार वाले दिन, मोहम्मद वाले दिन हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? वैलेंटाइंस डे पे। याद रहेगा आपको, कभी भी वैलेंटाइंस डे की डेट देखो एग्जाम में, पूछेगी कौन सा राजा जन्मा था उस दिन, तो कौन था? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। इनके माता पिता का नाम था बच्चों उमेर शेख मिर्जा, और इनकी माँ का नाम था कुदलुग निगार खानुम। और इनका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह हुआ? तो इनका जन्म हुआ था फरजाना में। फरजाना जो है एक छोटी सी जगह है काबुल के अंदर, तो काबुल में इनका जन्म हुआ था। अब कहा क्या जाता है कि देखो ये तुर्क हैं, यानी कौन सी उससे बिलोंग करते थे? तुर्क थे। अब ये अपने आप को तुर्क क्यों कहते थे? क्योंकि कहा ये जाता है, जब अगर हम हिस्ट्री में पढ़ें, अगर रिकॉर्ड्स को देखें, तो ये बोला गया है कि जो बाबर थे वो अपने पिता की साइड से तो थे तैमूर के वंशज। तैमूर के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि जिन्होंने तैमूर ने इन्वेजन किया था इंडिया में, तो तैमूर की तरफ, तैमूर के वंशज थे ये अपने पापा की तरफ से, और अपनी माँ की तरफ से थे ये चेंगिस खान के वंशज। तो ये लोग अपने आप को चेंगिस खान के वंशज जो है कहलाना पसंद नहीं करते थे। इनको चाहिए था कि भाई हमको तुम जो है तैमूर के वंशज बोलो, तो तैमूर के वंशज से ये बने तुर्क, इसलिए ये तुर्क कहलाते हैं। तो अगर एग्जाम में बने कि क्वेश्चन आपको देखो बन सकता है कि तैमूर के डिसेंडेंट कौन सी एम्पायर है या कौन से रूलर है, तो आपका आंसर होगा बच्चों मुगल एम्पायर, या फिर अगर आपको ऑप्शन दिया होगा मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, तो आप बाबर को टिक करेंगे। इसके बाद ये 12 साल की उम्र में ही रूलर बन गए थे। अब सोचो बच्चों इनकी क्या खास बात थी कि ये बचपन से ही जो है आसपास के एरियो में जो है राज करना चाहते थे। मतलब कि इन्होंने बड़े होके कुछ ऐसा करना स्टार्ट नहीं किया था, इन्होंने बचपन से ही ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी। मतलब इन्होंने क्या किया कि 200-250 लोगों की अपनी आर्मी बना ली और कहीं कहीं जगहों पे जाने लगे अटैक करने के लिए। उसे इतना मतलब उसके अंदर ये जुनून था, कह लो जज्बा था कि मैं हर जगह पे जाके रूल करूं। तो वो क्या करता था, छोटी छोटी जगहों पे जाके उसने कॉन्क्वायर करना यानी कि अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह धीरे चलते 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 उसने आगे जाके काबुल, फरजाना जहाँ उसका जन्म हुआ था काबुल के अंदर, वो आगे जाके काबुल का ही राजा बन गया। तो मतलब सोच सकते हो उसका बचपन से ही दिमाग कितना तेज था बाबर का। वो युद्ध कला में हर चीज में वो इतना ज्यादा परफेक्ट था, वो दिमाग से इतनी अच्छे से सोच लेता था कि मुझे किस तरीके से क्या रणनीति अपनानी है कि मैं जीत सकूं। तो इसलिए ये 12 साल की उम्र में ही रूलर बन गया। अच्छा देखो हमें सबके बारे में कहीं ना कहीं से पता चलती हैं, तो हमें बाबर के बारे में कहाँ से, मुगल एम्पायर के बारे में चीजें कहाँ से जानने को शुरू हुई। तो बाबर ने अपनी ही बायोग्राफी लिखी है। जो हम खुद लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि बाबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी जो थी बाबरनामा, जहां से हमें इसके बारे में जानने को मिलता है। तो बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने आपको कि बाबरनामा किसने लिखी थी, तो ये बाबर ने खुद ही लिखी थी क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। प्लस ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी उन्होंने, ये उन्होंने लिखी थी तुर्किश लैंग्वेज में, क्योंकि ये अपने आप को तुर्क कहते थे। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे बच्चों ये है
कि बाबर एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने तुर्किश लैंग्वेज में कोई लिटरेचर लिखा। उसके बाद मुगल एम्पायर की जो भी लिटरेचर है या फिर मुगल एम्पायर में कौन सी लैंग्वेज यूज होने लगी, पर्शियन लैंग्वेज। और आगे जाके ये पर्शियन लैंग्वेज ही मुगल एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाबर नामा एक ऐसी हिस्ट्री थी, एक ऐसी किताब थी मुगल एम्पायर के दौरान जो कि तुर्क लैंग्वेज में लिखी हुई थी। बाकी सारी चीजें, बाकी सारे काम कौन से लैंग्वेज में होते थे, पर्शियन लैंग्वेज में। तो एसएससी इससे क्वेश्चन भी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। और क्या था कि कौन सी लैंग्वेज है वो जो कि वॉग में थी ड्यूरिंग मुगल एम्पायर। अब वॉग का मतलब क्या होता है, जो फेमस थी या जो यूज में थी वो होता है वॉग्यू। तो विच लैंग्वेज वाज वॉग्यू ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। तो बच्चों आप सबका आंसर क्या होगा यहाँ से, वो होगा पर्शियन लैंग्वेज, क्योंकि ये पर्शियन लैंग्वेज को ही यूज करते थे। इसके बाद देखो ये पॉइंट यहाँ पे ये है जो बहुत कम लोगों को पता है। माना क्या जाता है कि बाबर 1526 में पहली बार भारत आया था, जब उसे बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट लड़नी थी इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट। लेकिन नहीं, कुछ कुछ जगह से हमें ऐसे भी रिकॉर्ड मिलते हैं कि भारत इससे पहले भी आ चुका था वो। और वो कौन से सन में आया था, वो आया था 1519 में। यहाँ पे उसने भेरा पे अटैक किया, यहाँ पे लूट करी और वो यहाँ से चला गया। मतलब ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला। तो बच्चों अगर आपको देखो एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए एसएससी या फिर आपके जो भी टीचिंग के एग्जाम्स है, रेलवे के हैं, कोई भी एग्जाम हो, तो आपको अगर कंफ्यूजन करने के लिए ये बना सकती है कि बाबर कौन से सन में सबसे पहले आया था। सपोज उसने आपको ऑप्शन दे दिए 1526, 1530, 1512, 1537। अगर आपको इस तरीके के ऑप्शन देती है वो, तो आपका आंसर होगा 1526। क्योंकि देखो इसमें क्या था, इसमें से कौन सा है जो आपको रिलेट कर रहा है, 1526 में आया था वो अटैक करने लोधी पे। लेकिन अगर आपको 1526 नहीं दिया और अगर आपको 1519 दिया हुआ, तो आपका आंसर 1519 भी हो सकता है, क्योंकि वो 1519 भी आया था। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है। अगर 1526 और 19 दोनों चीज दी हुई है तो आंसर होगा 19। ये एक कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो सके। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होना जरूरी है कि वो दोनों बार आया था। अब डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर है उसने क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। इसके बाद जो सबसे मेन चीज है, जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं कि इसने कौन कौन सी बैटल लड़ी, किसके खिलाफ लड़ी और क्यों लड़ी। तो जो सबसे पहली बैटल इन्होंने लड़ी वो थी 1526 में, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को नहीं पता लास्ट क्लास जाके देख लेना, मैंने बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट के बारे में अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, तो वहां जाके उसको सुन सकते हैं। मैं बस आपको हल्का सा बता देती हूँ फर्स्ट के बारे में कि इसमें जो है इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट उनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें विजय हुई थी बाबर की। इसके बाद 1527 में नेक्स्ट बैटल हुई इनकी, वो थी बैटल ऑफ खानवा। और ये किसके साथ हुई थी बच्चों, राणा संगा के साथ। किसके साथ हुई थी, राणा संगा के साथ। अब राणा संगा बच्चों वो ही है जिन्होंने बाबर को इंडिया बुलाया था लोधी पे अटैक करने के लिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि वो चाहता था कि बाबर आए, लूट मचाए, लोधी डायनेस्टी को खत्म करे और आगे जाके मैं दिल्ली सल्तनत पे राज करूं। लेकिन उसका प्लान फ्लॉप हो गया। तो उसने आगे जाके क्या करा, उसी ने ही एक युद्ध करने की कला नीति अपनाई। अफगान फोर्सेस के साथ मिलके, अफगान जितने भी लोग थे उनके साथ मिलके उसने ये जो है कॉन्स्पिरेसी रची कि मैं बाबर के अगेंस्ट लड़ाई करूंगा और उसको हरा के मैं यहाँ पे राज करूंगा। अब जब बाबर को ये पता चली तो राणा संगा और बाबर के बीच में खानवा में युद्ध हुआ, जिसको आगे जाके बोला गया बैटल ऑफ खानवा। लेकिन बाबर कभी कोई लड़ाई हारता ही नहीं था, वो इतना परफेक्ट था हर चीज में, क्योंकि उसके पास मॉडर्न टेक्निक्स थी। मैंने आपको बताया था गन पाउडर का यूज करता था,
वो तोप का इस्तेमाल करता था। क्या करता था, गड्ढे खोद के जमीन के अंदर तोपें छुपा देता था और अपने सोल्जर छिपा देता था, और सामने वाली आर्मी पे अटैक करता था कि सारी आर्मी एक बार में खत्म। तो बाबर के हारने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि बाकी लोगों के पास तो वो टेक्निक्स थी ही नहीं। तो इस तरीके से बाबर ने ये वाली बैटल भी जीत ली और राणा संगा हार गए। जब इन्होंने बैटल ऑफ खानवा जीता तो इन्होंने एक नया टाइटल दिया अपने आप को, और वो टाइटल था गाजी। तो ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से बैटल के बाद बाबर ने गाजी टाइटल को एक्सेप्ट किया। तो कौन से बैटल के बाद, बैटल ऑफ खानवा, और वो किसके साथ हुआ था, राणा संगा के साथ 1527 में। इसके बाद अगला बैटल हुआ 1528 में, और ये कौन सा बैटल कहलाया, ये कहलाया बैटल ऑफ चंदेरी। अब इसमें क्या हुआ बच्चों कि देखो राणा संगा हार गए, चलो हार का मुंह देखा, चले गए अपने घर वापस। लेकिन एक साल बाद फिर सोचा कि बाबर पे फिर अटैक करूंगा, उसको हराऊंगा और दिल्ली को हड़पूंगा। अब जो है बाबर को पता चला कि राणा संगा जो है मेरे पे अटैक करने की सोच रहा है, और उसे ये भी पता चला कि चेन्नई में चंदेरी नाम की जो जगह है वहां के जो रूलर हैं मेदिनी राव, कौन है, मेदिनी राव, कि राणा संगा जो है वो मेदिनी राव के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहा है मुझे अटैक करने की। तो बाबर ने सोचा चलो लड़ाई तो युद्ध तो बाद की बात है, लेकिन अगर मैं मेदिनी राव के साथ इनका अलायंस तोड़वा दूं, मतलब इनकी जो भी गठन हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, अगर मैं ये चीज तोड़वा के मेदिनी राव को अपने ही साइड कर लूं तो राणा संगा अकेला तो मुझे लड़ने आएगा नहीं, तो यानी बात युद्ध तक पहुंचेगी ही नहीं, बात वहीं खत्म। तो अब जो बाबर थे वो गए मेदिनी राव के पास, और उन्होंने उन्हें एक ऑफर दिया कि मैं आपको जो है एक शहर देता हूँ, बदले में चंदेरी मुझे दे दो। यानी कि एक डील करनी चाहिए, भाई तुम मेरे साथ आ जाओ, मिल जाओ, मैं तुम्हें बदले में दूसरा शहर दे दूंगा। अब जो मेदिनी राव थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये डील एक्सेप्ट नहीं करूंगी, हम नहीं कर सकते आपकी डील एक्सेप्ट। तो भाई बाबर को क्या था, नहीं मानी बाबर की बात, बाबर ने कर दिया युद्ध मेदिनी राव के साथ, जिसमें फिर से बाबर की ही जीत हुई। कौन जीता, इसमें भी बाबर जीता, इसमें भी बाबर जीता, और मेदिनी राव के साथ जो बैटल हुई बैटल ऑफ चंदेरी उसमें भी बाबर ही जीता। अब आगे जाके क्या हुआ, जब बाबर जीत गया, जब पता चला तो इस डायनेस्टी, इस जो किंगडम की जितनी भी औरतें थी उन सबने जौहर कर लिया। क्योंकि देखो आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा ना कि जैसे राजाओं के बीच में जंग होती थी, तो जिस किंगडम का राजा मर जाता था तो उस किंगडम की चाहे महारानी कह लो, चाहे उनकी जितनी भी औरतें कह लो, वो जौहर कर लेती थी, ताकि जो सामने जिन्होंने अटैक किया था वो उनको बंदी बना के ना ले जाए। इससे अच्छा वो जौहर करना, यानी अपने आप को आग में जला के मारना, वो ज्यादा बेहतर समझती थी। तो बच्चों थर्ड बैटल हुई बैटल ऑफ चंदेरी, किसके साथ, मेदिनी राव के साथ। कब हुई, 1528 में हुई, और कौन जीता इसमें भी, इसमें भी जीते हमारे बाबर। इसके बाद एक और बैटल हुई 1529 में। आप देख रहे हो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में बैटल्स हुई हैं सारी, हर साल बाबर ने कोई ना कोई बैटल लड़ी है, मतलब कभी खाली बैठना पसंद नहीं था उनके लिए, खाली बैठना, खाली दिमाग शैतान का घर, यानी कहीं ना कहीं लगे रहो। जो नेक्स्ट बैटल हुई वो हुई बैटल ऑफ घाघरा। कब हुई बच्चों, 1529 में। और ये बैटल किसके साथ हुई, ये बैटल हुई है मोहम्मद लोधी के साथ। और मोहम्मद लोधी कौन थे, ये थे कजन ब्रदर किसके, इब्राहिम लोधी के, जो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे मोहम्मद लोधी, उन्हीं के कजन ब्रदर थे। तो जो लास्ट फाइट थी वो हुई थी बाबर के मोहम्मद लोधी के साथ, और अगेन जीता कौन, जीते हमारे बाबर, क्योंकि उनके पास थी मॉडर्न टेक्निक्स और सारी युद्ध नीति उन्हें बहुत अच्छे से आती थी, जो इन सब लोगों को कहीं ना कहीं नहीं आती थी। तो चारों के चारों बैटल में किसकी जीत हुई, जीत हुई बाबर की। तो आपको ये याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से साल में कौन सी बैटल हुई, कौन सी बैटल किसके साथ हुई, या किस बैटल में किसकी विजय हुई,
ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके बाद और कुछ चीजें पढ़ते हैं बाबर के बारे में कि बाबर ने दो पोएम लिखी थी। क्या लिखी थी? 2 पोएम्स लिखी थी। और पहली पोएम थी दीवान और दूसरी थी मुबायन। तो ये आपको याद रखना है कि दीवान और मुबायन नाम की जो पोएम है वो लिखी थी बाबर ने। इसके बाद उन्होंने लेटर्स भी लिखे थे। इसको क्या बोलते हैं? लेटर्स ऑफ बाबर। और इसको इनके लैंग्वेज में क्या बोलते थे? रिसल ई उजाज। क्या बोलते हैं? रिसल ई उजाज लिखे थे, यानी लेटर्स ऑफ बाबर। इसके बाद 1530 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी शासन इनका स्टार्ट हुआ 1526 से। 1526 में बैटल लड़ी, 27 में लड़ी, 28 में लड़ी, 29 में लड़ी और एंड में जाके 30 में इनका निधन हो गया। अच्छा देखो, एक चीज और दिमाग में आई मेरे कि आप ये बैटल्स कैसे याद कर सकते हो? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। अब देखो नाम याद करने तो मुश्किल है, एग्जाम में कैसे आप टिक कर सकते हो माइंड से कि बाबर से रिलेट करती है। तो आप कैसे इसको माइंड में कर सकते हैं कि मैंने, अरे यार मैं क्या करूं, क्या करेगा यार, घर में जा, चना खा, पानी पी, बस। तो क्या हो गया? घर में जा, चना खा, पानी पी। तो आपको क्या याद रखना है? घर में जा, चना खा, पानी पी। इजी। घर में जा, चना खा, पानी पी। घर से क्या हो गया? घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा। चना से क्या हो गया? चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। खा से क्या हो गया बच्चों? खानवा, बैटल ऑफ खानवा। पानी से क्या हो गया? पानीपत। इजी है ना? घर में जा, चना खा, पानी पी। अब चना खाओगे प्यास तो लगेगी, तो पानी भी तो पीना पड़ेगा ना। तो घर में अपना टाइम पास करो, अपना चना खाओ, पानी पियो, ऐश करो। तो घर से घाघरा, चना से चंदेरी, खा से खानवा, पानी से पानीपत। इजी। यहाँ से आपको चारों बैटल्स के नाम याद हो जाएंगे या फिर आपको इजीली माइंड में क्लिक हो जाएगा जो आपका आंसर होगा एग्जाम में। इसके बाद जो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज और बनती है बच्चों कि जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु हुई थी आगरा में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। तो आगरा में उनकी मृत्यु हुई जब, तो उन्हीं का जो टोम्ब है यानी उनकी ग्रेवयार्ड है तो वो आगरा में बना दी गई। तो फर्स्ट ग्रेवयार्ड या फर्स्ट जो है टोम्ब उनकी कहाँ बनी? वो बनी आगरा के अंदर। कहाँ बनी बच्चों? आगरा के अंदर। लेकिन जो हमारे बाबर थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जब मैं मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, जो मेरी जन्मभूमि है। तो बाबर की इच्छा के अनुसार उनको वहां से, आगरा में जो उनकी टॉम्ब थी, उनको वहां से निकाल के उनको कहाँ पे दफनाया गया? सेकंड उनकी टॉम्ब बनाई गई। कहाँ बनाई गई बच्चों? काबुल में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? काबुल में बनाई गई। तो आपको याद रखना है जब उनकी डेथ हुई तो फर्स्ट टाइम तो उन्हें आगरा में दफनाया गया, लेकिन उनकी इच्छा कहाँ पे दफनाने की थी? उनकी इच्छा थी काबुल में। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि जो बाबर थे उनके विश के अनुसार कहाँ पे उनकी टॉम्ब बनाई गई, तो बनाई गई थी काबुल में। या फिर आपको पूछे उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो वो हुई थी आगरा में। या फिर पूछे कि चेंज करके कहाँ रखी गई दोबारा, तो वो काबुल में रखी। अगर पूछे, ध्यान से सुनना कि एट प्रेजेंट, वर्ड ध्यान से सुनना कि एट प्रेजेंट बाबर की टॉम्ब कहाँ है, तो एट प्रेजेंट तो वो काबुल में ही है, क्योंकि आगरा से उसे चेंज कर देगा। सिर्फ एक जगह आगरा का क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट टाइम कहाँ टॉम्ब बनी या कहाँ मरे, उसके बाद में काबुल चले गए, आज भी काबुल में ही है वो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेशन था अबाउट हमारे बाबर। अब बाबर के बाद किसने रूल किया, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं के बारे में। तो हु सक्सीडेड बाबर,
बाबर के बाद अगले रूलर कौन थे मुगल एम्पायर के, जिनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो वो है हुमायूं। तो बच्चों चलो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। और अगर किसी भी बच्चे को कोई चीज समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बार बार देखो वीडियो, जब तक एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए उसे अच्छे से समझे, बारीकी से समझे, ताकि कहीं पे भी एग्जाम में कोई चीज रह ना जाए। प्लस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके आगे इस वीडियो को बढ़ाएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू।